मैं एक प्रस्तावना करना चाहता हूं कि हमें सोशल जस्टिस के साथ साथ आर्थिक न्याय की लड़ाई की शुरुआत करनी पड़ेगी। 40 लाख करोड़ रुपया एक साल में सरकारी खजाने से ठेकेदारी प्रथा की तरफ जाता है, जो पूरी जीडीपी का 20% है। कि 93 के से रिजर्वेशन लागू है, फिर भी आप लोग क्यों नहीं अपने समाज के लिए वहाँ कानून और नियम बनाने में भागीदारी करते हो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज भी हमारे लोग सेक्रेटरी लेवल पर नहीं पहुंच पा रहे। SC ST OBC के लोग मैक्सिमम अगर वो पहुंच पा रहे हैं तो एडिशनल सेक्रेटरी लेवल तक पहुंचते हैं। नमस्कार। मंच के सम्मुख बैठे समाज के अगवा, समाज के मार्गदर्शक और सामाजिक न्याय की लड़ाई में भागीदारी करने वाले साथियों, दरअसल आज संत रविदास जी की जयंती है और उनके एक छोटी सी कविता के माध्यम से मैं आगे बढ़ूंगा। संतन को कहाँ सिकड़ी सो काम, संतन को कहाँ सिकड़ी सो काम, आवत चात पनैया टूटी बिशर गयो हरिनाम। एक बार उनको दरबार में बुलाया गया था, वो उनकी बड़ी प्रसिद्धि थी एक संत के रूप में, और जब दरबार में वो उपस्थित हुए, चूंकि राजा की आज्ञा थी तो जाना था, और राजा ने ऑफर किया, अकबर का समय है, उन्होंने ऑफर किया कि आप हमारे राज दरबार में रहिए, आपकी इतनी ख्याति है, आप इतना समाज के लिए करते हैं। तभी उन्होंने ये कहा था कि भैया संत को सिकड़ी के दो अर्थ हैं, सिकड़ी जगह का भी नाम है और सिकड़ी अगर आप धन संपत्ति के संदर्भ में लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं कि भैया संतों को इससे कहाँ काम है। आपने बुलाया, मैं चला आया और आने जाने में मेरी कमर टूट गई, आवत जात पनैया टूटी बिशर गयो हरिनाम। और जो मेरा काम है हरि का नाम लेना, उनकी उपासना करना, मैं वो भी भूल गया। तो मेरा निवेदन है कि आइंदा से मुझे ना बुलाएं आप राजदरबार। एक वो दौर है, एक हमारे समाज के अगुवा हैं, और एक आज दौर है जो योगी का बाना पहनता है और शासन और सत्ता के लिए लड़ाई करता है। दोनों का फर्क है। अभी रतन लाल जी जो कह रहे थे जनेऊ लीला, दरअसल यही जनेऊ लीला है कि नाम किसी और का और पर्पस और उद्देश्य कोई और। जो आज कई साथी कह कर गए कि सब जगह होर्डिंग्स लगे हैं, हमारे समाज का सामान्य व्यक्ति बहुत खुश होगा इस बात से, लेकिन ये जो आज का सेमिनार है, आज जो यहाँ पर वक्तव्य रखा गया, उसका उद्देश्य ये है कि उन चालाकियों से हमको बचना है। हमारे समाज का व्यक्ति समाज हित के लिए काम करेगा, समाज हित का नाम लेकर व्यक्तिगत हित की ओर नहीं जाए। ये जो विषय है ठेकेदारी में हिस्सेदारी, दरअसल हम लोगों ने बहुत जानबूझकर ये मुद्दा आप सबके सामने रखा है और आज का विषय रखा गया है। दरअसल अभी तक हुआ ये है कि हम लोगों ने हिस्सेदारी का मतलब आरक्षण को समझ लिया। नौकरियों में आरक्षण मिल गया तो इसका मतलब है कि हम बहुत बड़े, हमारी भागीदारी होगी। और हमारे समाज के जितने नेता हैं, चाहे वो सामाजिक नेता हैं चाहे राजनीतिक हैं, सबकी लड़ाई का फोकस ये है कि हमें 27% OBC का दे दो, 15% SC का दे दो और 7.5% ST का दे दो। उसी के बरक्स क्या उसके मिल जाने से हमारे समाज को न्याय मिल गया या मिल जाएगा उतनी चीज़ों से, उसी को हम यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं। मेरा ये निवेदन है, अगर आप कहेंगे बाद में मैं ये PPT सबको दे भी दूँ, क्योंकि इस उद्देश्य की नहीं है मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ कि मैं केवल भाषण देकर चला जाऊँ। मेरा उद्देश्य है कि ये मैसेज हमारे समाज का जिस 90% की हम बात कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचे, और आप लोग के माध्यम से वो पहुँच सकता है। इसलिए मैंने ये प्रेजेंटेशन शुरू किया। इसको पहला स्लाइड है सरकारी ठेका बनाम सरकारी नौकरी। एक डेटा है आप सबके सामने है, आप उसको देखें। लगभग आज भारत सरकार की या हमारे देश की जो GDP है वो 232 लाख करोड़ का,
और उस 232 लाख करोड़ में जो सरकारी कर्मचारी को सैलरी मिलती है वो केवल 6 लाख करोड़ रुपया होता है। अब आप जरा 6 लाख करोड़ का मतलब क्या हुआ? पूरे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या मतलब एक साल में भारत जितना पैदा करता है उसका मात्र 3% सरकारी नौकरों को जाता है। ये 3% सबके लिए, 100% सरकारी नौकर जो सेंटर में काम कर रहे हैं और स्टेट में काम कर रहे हैं, और SC, ST, OBC और सामान्य श्रेणी के जो लोग हैं उन सबको मिलाकर 3% जाता है। इसका मतलब तय है कि उसमें अगर हम उसका आधा करेंगे, एटलीस्ट अगर हम 50% रिप्रेजेंटेटेड हो गए, तो सच्चाई ये है कि आज भी हम 3%, मतलब जो हमारा 50% रिप्रेजेंटेशन आज भी सरकारी नौकरियों में नहीं है, तो इसका मतलब क्या? केवल 1.5 लाख करोड़ रुपया जो है हमारे परिवारों के बीच, जो बहुसंख्यक परिवार है, वो नौकरी के नाम पर सरकारी पे खजाने का चाहता है, मात्र 1.5 लाख करोड़ रुपये। और उसके ऊपर भी सरकार की नजर लगी हुई है। आज बड़े पैमाने पर जो कहकर आए थे कि देश नहीं बिकने दूंगा, वो देश का एक एक हिस्सा बेचने को तैयार बैठे। कितने PSU, रेलवे, BSNL, MTNL, एयर इंडिया बेचे जा रहे। तो वो एक अलग लड़ाई। जब तक अगर वो भी बिक जाएगा तो ये 1.5 लाख करोड़ रुपया भी हमारे परिवारों में नहीं जाना। उसके आगे हमारा जो मैंने कहा कि जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी, 27 मुद्दे उसमें चिन्हित किए गए थे, उसमें से एक छोटा सा मुद्दा था नौकरी का। छोटा सा मैं जानबूझकर कह रहा हूँ क्योंकि उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि केवल 2% ही सरकारी नौकरियां हो सकती हैं। तो सारी लड़ाई, सारा फोकस, सारा राजनीतिक विमर्श जिस तरफ हम ले गए वो चलते रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि उसकी तरफ से हमें ध्यान हटाना है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा मुद्दा जो सरकारी खजाने से 40 लाख करोड़ रुपया, मैं रिपीट कर रहा हूं, 40 लाख करोड़ रुपया एक साल में सरकारी खजाने से ठेकेदारी प्रथा की तरफ जाता है। और उसके कई स्वरूप हैं, जो सड़कें बन रही हैं, जो बिजली के संसाधन लग रहे हैं, या जो सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब कोई पेंसिल खरीदा जा रहा है या कोई लैपटॉप खरीदा जा रहा है, इन सबों में एक साल में 40 लाख करोड़ रुपया, जो पूरी GDP का 20% है, वो कौन ले जा रहा है? वहां पर आपकी हमारी भागीदारी नगण्य है, ऑलमोस्ट 0 है। और अगर आपको लगता है कि मैंने यूं ही काल्पनिक बना दिया है, तो इसलिए मैंने वहां पर रिसोर्स, कहां से हमारा सोर्स है वो भी आप देख लीजिए। हमने कोई हवा में अपनी तरफ से नहीं बनाया। ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है, ये हमारा डेटा नहीं है। 40 लाख करोड़ रुपया जो सरकारों के, भारत सरकार के खजाने से बांटा जा रहा है, उसमें बहुसंख्यकों को 1 रुपया, या मान लीजिए अगर हम मैक्सिमम अगर हमको हमारी उपस्थिति होगी भी तो 1% भी शायद ना हो। लड़ाई किस तरफ होनी चाहिए? अगर हम 90% की बात कर रहे हैं तो क्या हम 6 लाख करोड़ भी नहीं, 1.5 लाख करोड़ रुपया अगर मान लीजिए, या 2 लाख करोड़ के लिए लड़ें, या 40 लाख करोड़ के लिए हम लड़ें। अगर मान लीजिए इसका 50% भी हमारे परिवारों में जाएगा तो 20 लाख करोड़ रुपया हमारे परिवारों की तरफ जाएगा। लेकिन इसकी तरफ ना हमारे नेताओं ने ध्यान दिया, ना ही हम जैसे सोशल, जो हम लोग भी कहते हैं कि हम जो यूनिवर्सिटीज़ में बैठे हुए प्रोफेसरान है या जो एकेडमिक्स में काम करने वाले लोग हैं, उनका भी ध्यान नहीं गया। इसलिए ये मेरी प्रस्तावना है आज कि हमें इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट, ये क्या है? ये एक तरह की साजिश है। क्यों हम इसको साजिश कह रहे हैं? क्योंकि जो 3 पिलर हैं, नीति नियंत्रण पिलर्स, जो समाज कैसे चलेगा, देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, उसको निर्धारित करने वाले जो लोग हैं, हमारी सरकारें, हम जानते हैं आज तक जो भी सरकारें बनी हैं ऑलमोस्ट मनुवादियों के द्वारा उसको लीड किया गया है। ब्यूरोक्रेसी की हालत हम सबके सामने है, क्योंकि सारे पॉलिसी फ्रेमिंग का काम ब्यूरोक्रेट्स का होता है और वहाँ पर आपकी उपस्थिति नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि मैंने भी ये सवाल कई बार ब्यूरोक्रेट से पूछा है कि 93 के से रिजर्वेशन लागू है, फिर भी आप लोग क्यों नहीं अपने समाज के लिए वहाँ कानून और नियम बनाने में भागीदारी करते हो? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज भी हमारे लोग सेक्रेटरी लेवल पर नहीं पहुंच पा रहे। SC, ST, OBC के लोग मैक्सिमम अगर वो पहुंच पा रहे हैं तो एडिशनल सेक्रेटरी लेवल तक पहुंचते हैं। तो आपको पता है कि नियम बनाने वाली जो स्थितियां हैं वो सेक्रेटरी लेवल पर जब आप पहुंचोगे तब जाके आप नियम बना पाओ। तो ब्यूरोक्रेट आपके खिलाफ खड़े हैं और मीडिया ऑलवेज अपने वर्ग के, आप जानते हो राष्ट्रीय मीडिया में कौन लोग बैठे हैं और उनकी चिंता में कौन है। अगर उनकी चिंता में, मैं तो जाति भी हटा देता हूँ, किसान इस देश की बड़ी आबादी है, आज भी देश के 90 करोड़ लोग
एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट रहते हैं। आप मुझे बताइए, ये जो नेशनल मीडिया है जो रोज लाउड स्पीकर की तरफ बजता रहता है, उसमें कितने बार किसानों की बात होती है? क्यों वो नहीं करते? क्योंकि उनको पता है कि किसानी जातियों में ज़्यादातर लोग कौन खड़े, तो आपकी बात नहीं करेंगे। इसलिए हमारे खिलाफ एक साजिश है जो लगातार चलता रहता है, इसलिए हमारे लोगों तक भी अब जो जरूरी बातें हमारे हित की है वो नहीं पहुंच पाती। एक चीज और, हम लोगों ने सोशल जस्टिस की लड़ाई को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया। उचित है, देना चाहिए, लेकिन नौकरियों की मांग क्या सोशल जस्टिस की लड़ाई है? मैं प्रस्तावना करना चाहता हूं कि हमें सोशल जस्टिस के साथ साथ आर्थिक न्याय की लड़ाई की शुरुआत करनी पड़ेगी। जो समाज की गैर बराबरी का मामला था, जो अस्पृश्यता का मामला था, वहां पर हमने काफी काम किया है, यद्यपि दिक्कतें अभी हैं, लेकिन उससे आगे अगर हमारी हैसियत आर्थिक रूप से सबल होगी तो हमें जाना होगा। और हमें ये देखना चाहिए, जो मेरा प्रस्ताव है, आप सबकी सहमति हो, अगर कहीं असहमत है तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन मेरी प्रस्तावना ये है कि हमें अब इकोनॉमिक जस्टिस को भी, जो सोशल जस्टिस की लड़ाई के अगुवा हैं, उनको इकोनॉमिक जस्टिस की लड़ाई भी लड़नी चाहिए। और जो हमारे समाज के लीडर इस मायने में कंफ्यूज हैं, उनको भी ये क्लियर करना होगा और हम सबको क्लियर करना होगा कि अगर हम आर्थिक रूप से सबल हुए तो ये लड़ाई जो सोशल जस्टिस की हम लड़ रहे हैं वो और तेजी से आगे बढ़ेगा। प्रॉब्लम कहाँ है और कैसे, जो मैंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी हमारे खिलाफ साजिश करती है, उसको समझने की जरूरत है। जो हमारा अगला पॉइंट है कि क्यों हमें ठेकेदारी में भागीदारी नहीं मिलती। हमें ठेकेदारी में भागीदारी इसलिए नहीं मिलती क्योंकि जो ठेकेदारी के नियम बनाए जाते हैं उसमें आप एलिजिबल ही नहीं हो सकते। जैसे कि एक्सपीरियंस चाहिए जी 3 साल का, कहाँ से लाएंगे? हमारे बाप दादाओं को तो काम करने दिया नहीं गया। हम क्या थे? हम किसान थे, हम खेती करते थे, हम मजदूर थे, हमारे पास इंडस्ट्री में काम करने का एक्सपीरियंस कहाँ से आया? नहीं आ सकता जी। तो आप ऐसे ही छट जाते हो। फिर सर्टेन इतने लाख करोड़ का ठेका है तो उसके हिसाब से आपकी कंपनी का टर्नओवर इतना होना चाहिए, वो आपके पास नहीं है। बैंक आपको लोन देंगे नहीं, भले ही वो लोग लोन, आज हम लोग यहाँ रोज चिल्ला रहे हैं कि 15 लाख करोड़ का एनपीए हो गया। उस 15 लाख करोड़ के एनपीओ में बहुसंख्यकों के यहाँ कितना पैसा गया? क्या हमने कभी सोच कर देखा? 15 लाख करोड़ रुपया हमारा आपका ही तो पैसा था ना, उसमें कितने पैसे बहुसंख्यक परिवारों में गया? मेरे हिसाब से अगर आप जोड़ोगे 1% पैसा भी बहुसंख्यक परिवारों के पास नहीं गया। क्योंकि अभी हमारे साथी रतन लाल जी कह के गए थे कि अगर हम 10,000 रुपया भी कर्ज लेते हैं तो हम चिंता में रहते हैं कि कब बैंक को लौटा दें। अगर हम नहीं लौटाएंगे तो बैंक वाले अगले दिन आपको गर्दन पकड़ कर ले जाकर बंद कर दें। लेकिन अभी 23,000 करोड़ रुपए लेके लोग भाग गए, उसकी कोई चिंता करने वाली नहीं है। आप डिमांड करने जाओगे, आपको अठन्नी कोई बैंक लोन नहीं मिलेगा। तो इस वजह से एक तो ठेकेदारी में आपकी भागीदारी ही खत्म हो जाती है। दूसरा जो प्रस्तावना है कि जो पॉलिसी पैरालिसिस है या पॉलिसी फोकस है भारत सरकार, उस पॉलिसी फोकस में हम लोगों की स्थिति मांगने वाले की बनी हुई है। हम खूब झगड़ा करते हैं, खूब डिमांड रखते हैं, तो कभी एक छोटा सा कानून बन जाता है, हम सेलिब्रेशन करते हैं। अभी नीट में आरक्षण लागू हुआ है ना, मेडिकल एग्जाम में हमने खूब, हम सब ने, बहुत सारे हमारे समाज के अगुवाओं ने उसमें काम किया। आश्चर्य ये है कि जो चीज़ आज से 10 साल जब नीट बना था तब से वो लागू होना चाहिए, तो वो हमसे पहले छीनते हैं, फिर हम लड़ते हैं, हमें दे दिया जाता है, हमें लगता है हमने विजय प्राप्त कर ली। तो ये जो फोकस है, जो पॉलिसी बनाने का फोकस है, उसमें लगातार आपको बेईमानी दिखेगी ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा और सरकारों के द्वारा। तो इसलिए होता ये है कि हमारी जो स्थिति है, क्योंकि आप देखो पार्टियां जो के सत्ता में बैठती है उनके नेता कौन है? हमें ये लग सकता है अभी जैसे बीजेपी बैठी है, इसके पहले कांग्रेस बैठी थी। बीजेपी में हमारे समाज के लोग हैं, कांग्रेस में भी हमारे समाज के लोग हैं, लेकिन उनकी स्थिति क्या है? क्या वो डिसीजन मेकर हैं? जो हमारे समाज के लोग वहां बैठे हैं, क्या वो डिसीजन को प्रभावित कर पाते हैं? आप देखोगे ज्यादातर वक्त में वो हम डिसीजन को प्रभावित नहीं कर पाते, और अगर वो डिसीजन को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं तो अगली बार उनका टिकट काट दिया जाता है और ये कहा जाता है कि ये पार्टी गतिविधियों के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ गतिविधि कर रहे हैं।
इसलिए और दूसरा जो मैंने कहा, मीडिया के साथ साथ जुडिशियरी, आप लड़ोगे कोई कानून, जैसे जुडिशियरी की चर्चा मैं यहाँ क्यों कर रहा हूँ, क्यों हमने इसका हिस्सा बनाया है, आउट ऑफ द वे जाके जुडिशियरी जो है बहुसंख्यक समाज के खिलाफ इस देश में काम करती है। उदाहरण देता हूँ आपको, जब ओबीसी का आरक्षण लागू हुआ था, क्रीमी लेयर का प्रावधान तो किसी मंडल कमीशन रिपोर्ट का हिस्सा नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू होने के लिए पहले तो 2 साल उसको रोक के रखा, और जब डिसीजन आया तो उसमें एक पेज ऐसा लगा दिया ताकि जो बहुसंख्यक समाज, खास करके ओबीसी का वो वर्ग जो समाज को दिशा दे सकता है, उसकी एंट्री बैन कर दी। आज आप सोचिए, ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन लागू हुआ है, कहीं पर स्टे है क्या? वो तो भारत सरकार के संविधान के खिलाफ बनाया हुआ कानून है। यही सुप्रीम कोर्ट कहती थी कि 50% से आगे नहीं जाना, तो 50% से आगे ये सरकार गई, उस पर स्टे नहीं लगा। लेकिन मंडल कमीशन की रिपोर्ट पूरी तैयारी से आई थी, जो 1978 का बना हुआ मंडल कमीशन था, उसको रोककर 2 से 2.5 साल रखा गया। तो ये जुडिशियरी है। ये फियर आपको रहेगा जब आप ठेकेदारी में रिजर्वेशन की मांग करेंगे, ठेकेदारी में भागीदारी की मांग करेंगे, तो ये फियर रहेगा। तो भी हमें उसके लिए भी प्रिपेयर रहने की जरूरत है। दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज है, ये प्रस्तावना अगर हम करते हैं, उसको क्यों करना चाहते हैं, जो हमारा लास्ट इसका पैराग्राफ है, मनुवादी कॉर्पोरेट्स एंड बिजनेस हाउसेज। आप मुझे बताइए, लोकतंत्र में हम रह रहे हैं, और लोकतंत्र का सारा डिसीजन कहां से होगा? सारे डिसीजन पॉलिटिकल डिसीजंस होंगे, और पॉलिटिकल पार्टियां कैसे चलती है? चंदों से चलती है। जो बहुसंख्यक पार्टियां हैं उनको हमेशा चंदे की क्राइसिस रहती है। क्यों रहती है? आप नौकरी करने वाले लोग कितना चंदा दे सकते हो, जरा आप सोच कर देखो। आप मान लीजिए किसी पार्टी को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, क्योंकि आपके समाज का आवाज उठाता है वो, आप हद से हद 1000 रुपये 2000 रुपये चंदा दे सकते हैं। लेकिन जिस दिन 40% आपको ठेकेदारी मिलने लग जाएगी, उसके अगले दिन से, क्योंकि ये सारे लोग जो आज बड़े बड़े ये जो दोनों राष्ट्रीय दलों का जब निकलता है कि भाई इतना 1000 करोड़ रुपया जो है इनको चंदा मिला है, कौन है वो चंदा देने वाला? ये ठेकेदार है। अगर आज हमने इसकी लड़ाई शुरू कर दी, और पॉलिटिकल संगठनों को भी ये बात समझनी चाहिए, और हम सबको ये समझनी चाहिए कि अगर हमें वहाँ भागीदारी मिलनी शुरू होगी तो हम क्या करेंगे? अगले दिन से हमारे पास कई चीज़ों का, हमारे संसाधन बढ़ेंगे, और हम उन पॉलिटिकल संगठनों को फंडिंग कर सकते हैं, हमारे वो ठेकेदार जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं। और जब वो पॉलिटिकल लीडर जो हमारा एमएलए एमपी बनेगा, उनको जब पता होगा कि हमें इसलिए फंडिंग की जा रही है क्योंकि मैं सामाजिक न्याय की बात करता हूँ, तो वो पार्लियामेंट में और असेंबली में खड़े होकर शान से बोलेगा। उसको इस बात का डर नहीं लगेगा कि हमने सोशल जस्टिस की बात कर दी तो हमारा जो है कल पत्ता साफ हो जाएगा, और हमें कोई चुनाव लड़ने के लिए कोई पैसा देने वाला नहीं बचेगा। ये क्या है? ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट या ठेका वाला जो मामला है, वो कैसे 40 लाख करोड़ हमने प्रपोज किया है, तो क्या है ये? आपको एक चीज बताऊं, एनुअल बजट इतने का होता है भारत सरकार, और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जैसे मैंने बताया कि ये लगभग 20% आपका बनता है। ये ज्यादातर जितने भी मंत्रालय आप देखते हो, बड़े बड़े मंत्रालय हैं, उनका एक एक मंत्रालय का 1-1 लाख करोड़ रुपए का ठेका जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री, जितने भी सेंट्रल मेजर सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं, डिफेंस का है, होम का है, हेल्थ का है, इन सब का 1-1 लाख रुपया से ज़्यादा का ठेकेदारी होता है। मुझे नहीं मालूम, यहाँ पर हमारे बहुत सारे साथी बैठे हैं, कितने लोगों को आप जानते हैं कि इन मिनिस्ट्री से हमारे लोगों को ठेकेदारियाँ मिल रही हैं? आप पता करके देख लो, आप नगण्य पाओगे। लगभग मतलब 1% के हिसाब से भी आपको वहाँ पर वो नहीं मिलने वाला। और यही हालत राज्य सरकार के मंत्रालयों का भी है, वहां पर भी हमारे लोगों को कोई ठेकेदारी नहीं मिलती। छोटी छोटी ठेकेदारी मिल जाती है, किसी को 5 करोड़, किसी को 7 करोड़, किसी को 10 करोड़, छोटी सी सड़क बनाने को आपको मिल गया। लेकिन ये नहीं होता कि आपको कोई 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ की कोई ठेकेदारी हमारे समाज के लोगों को मिले। तो ये, और ये जो मैं बात कर रहा हूं, इसमें केवल हम सरकार की बात कर रहे हैं, सरकारी ठेके की बात कर रहे हैं, प्राइवेट ठेकेदारी की बात नहीं कर रहे। ये मैं इसलिए यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ
क्योंकि एक हमारे मन में ये भय बिठाया गया है कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षित चीज़ें हम नहीं मांग सकते, कोई स्पेशल चीज़ें नहीं मांग सकते। मेरा ये मानना है कि वो सारा संसाधन और कार्य जो सरकारी खर्चे पे होता है वो कोई भी निजी संस्था नहीं है, ये आप सबको क्लियर रखना चाहिए। मैंने कई बार ये प्रस्तावना करी है कि आज सरकारी संस्थानों में गार्ड्स रखे जाते हैं। मैं यहाँ पर ये थोड़ा सा अवान्तर है, एक पॉइंट खाली बोल रहा हूँ। सरकारी संस्था, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो गार्ड्स रखे जा रहे हैं, कहने को तो वो प्राइवेट संस्था गार्ड दे रही और वो प्राइवेट नौकरी हो गई। क्या वाकई वो प्राइवेट नौकरी है? जरा सोच कर देखिए। वो जो प्राइवेट गार्ड है उसकी सैलरी किसके पैसे से जाती है? हमारे आपके इनकम टैक्स से जाती है। तो वो प्राइवेट नौकरी कैसे होगी? वो सरकारी नौकरी है। ये बेईमानी है। क्यों? क्योंकि हमें आरक्षण वहां पर उनको नहीं दे। तो इसलिए मैंने कहा कि ये जो 40 लाख करोड़ की प्रस्तावना मैं यहाँ रख रहा हूँ, वो सारे के सारा 40 लाख करोड़ रुपया कोई प्राइवेट बिल्डर्स के लिए नहीं है। वो सरकारें जो ठेका दे रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। रिलायंस कोई ठेका देता, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, या अदर कंपनियां कोई ठेका दे रही, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। इसमें आपके मन में एक सवाल आता होगा कि क्या ये रिजर्वेशन या ये जो भागीदारी है, हम इसको मांग सकते हैं क्या बहुसंख्यक होने की वजह से? हमने जितना पढ़ा देखा उसके हिसाब से हम बड़े आसानी से ये मांग सकते हैं। कोई लीगल बाधा इस संदर्भ में नहीं है और ऑलरेडी 4% का रिजर्वेशन दिया गया है। उसमें आप देखें जो 4% कोटा इन SC/ST है वो ऑलरेडी दिया गया है। MSMEs में वो ऑलरेडी सरकार शुरू कर चुकी है। झारखंड सरकार ने SC/ST और OBC को ये प्रेफरेंस देने की बात अभी से 1 महीना पहले की। सवाल ये है कि जो सोचने का तरीका है, अगर हम उसको कन्वर्ट करेंगे, हम जब ये कहना शुरू करेंगे कि भाई सरकारी पैसे में हमारी भागीदारी होगी, उसके लिए कानून कैसे बनेगा ये पार्लियामेंट का काम है। लेकिन हमारी तरफ से उसका डिमांड जाना चाहिए। दूसरा, एक और प्रॉब्लम आती है कि हमारे लोग, जैसे मैंने ही कहा कि भाई हमारे लोगों के पास ना तो अभी इतना ज्ञान है और ना ही इतना संसाधन, और बड़े ठेकेदारी के लिए आपको ज्ञान और संसाधन सारी चीजें चाहिए। तो ये कैसे होगा? मेरी ये प्रस्तावना है कि हम ये शुरुआत करें कि जो छोटे ठेके, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है जी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? हमको एक शक, जो एक ब्रॉडर समाज के सामने ये शक रहता है कि भाई आपको ठेका दे दिया जाएगा, आप ठीक काम नहीं करेंगे तो सरकार का पैसा डूब जाएगा। सवाल ये है कि आज जब हम सरकारी नौकरियों की मांग करते हैं, जहाँ पर हम कमजोर हैं वहाँ ट्रेनिंग देने की बात है या नहीं? कई जगह पर ये आज जो है नौकरियों में UPSC की तैयारी कराने के लिए सरकारी संस्थाएं खोली जा रही हैं। तो वही ट्रेनिंग हमें क्यों नहीं मिल सकती है कि हम कॉन्ट्रैक्टर भी बने, सरकार उसकी व्यवस्था करे, हमें ट्रेनिंग दी जाए कि भैया इस सेक्टर में ठेकेदारी करनी है, आपको इसकी ट्रेनिंग का हम 2 महीने का कोर्स दे रहे हैं, आप क्या दिक्कत है इसमें? अगर हम उद्देश्य ये लेकर चल रहे हैं कि समाज में बराबरी लाना है, तो फिर इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं आए। कि जो MSME वाला दूसरा क्या है, देखिए हमने ये कहा कि जैसे मान लीजिए कि अभी जब आप ठेकेदारी लेते हो तो एक सर्टेन अमाउंट आपको जमा करना, हमारे पास नहीं है, सोशल जस्टिस के लोगों के पास नहीं है, लेकिन हमारे पास सोशल जो कैपिटल है वो बहुत। मान लीजिए कि मेरी एक कंपनी है, मेरी आमदनी, मेरी छोटी कंपनी है, मैं 5 लाख या 5 करोड़ का टर्नओवर का कंपनी है, मैं एक ठेकेदारी, जो एक ठेका है भारत सरकार का जो 5 करोड़ का या 10 करोड़ का या 20 करोड़ का या मान लीजिए 100 करोड़ का मैं लेना चाहता हूँ। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं उस दे पाऊँ, तो सरकार ये अलाउ करे कि जो सोशल कैपिटल हमारे पास है, हम 10 लोगों की गारंटी उनको दें। हम दे सकते हैं, हम अपने समाज के लोगों को पकड़ें, हम 10 लोग उनको गारंटी दें कि कल कोई बात होगी तो हम 10 लोग इसके जवाब दें। ये भी एक प्रपोजल हो सकता है। तो सवाल केवल यह है कि सरकार क्या उस मंशा की तरफ बढ़ पा रही है। इसमें क्या है कि जो सिस्टम है वो ऑलरेडी इस तरह का बनाया हुआ है जो लगातार समाज के सामने बाधा खड़ी करता है, और उसको हम कैसे टैकल करें, कैसे देखें,
क्या चीज़ें ऐसी कर दें जो वो जो लगातार बाधा आ रही है उनको, जो मलाई वो खा रहे हैं वो हमारे समाज तक आए, उसको भी हमको क्लियर करने की ज़रूरत है कि जो जैसे मान लीजिए कि हम बिडिंग नहीं कर पा रहे हैं, हमारे को फाइनेंशियल दिक्कत है, हमारे को सोशल कैपिटल हमारे पास ज़्यादा है लेकिन इकोनॉमिक कैपिटल हमारे पास नहीं है, तो हम उसको छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट के साथ छोटे छोटे लोगों को जोड़कर और फिर एक बड़ा समूह खड़ा करें आपस में और सरकारों का उसमें मदद, तो जाकर हम ये आगे कर सकते हैं। और इसमें फ़ायदा क्या होगा, इम्पॉर्टेंट पहलू जो है, मैं अब लगभग ख़त्म, वैसे बहुत डिटेल है ये लेकिन मैं 2 मिनट में इसको समाप्त करता हूँ। मैं ये आप ले लीजिएगा आप सब पीपीटी, क्योंकि ये समाज के बीच जाना चाहिए। देखिए, ये आपको लग सकता है कि भाई ठेकेदारी तो एक सर्टेन व्यक्ति को मिलेगा, जिसके पास 10 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ है उसको मिलेगा, लेकिन सच्चाई क्या है? हमारे समाज का ठेकेदार जब अपने नीचे का स्टाफ नियुक्त करने जाएगा तो किसको नियुक्त करेगा? वो जो इंजीनियर नियुक्त करेगा, जो वो ओवरसियर नियुक्त करेगा या जो अदर स्टाफ नियुक्त करेगा, वो हमारे समाज के लोग होंगे। पैसे का फ्लो हमारी सोसाइटी की तरफ जाएगा और जब बड़ी कंपनियां हमारी बनेंगी, बड़ी कंपनियों में आपको ESI मिलेगा, मेडिकल मिलेगा, किसको मिलेगा? हमारे समाज के लोगों को मिलेगा। तो ये एक तरह का एक बड़ा प्राइम टाइम शिफ्ट होगा, एक बड़े स्तर का बदलाव होगा हमारी सोसाइटी के लिहाज से, क्योंकि अल्टीमेट बात ये है कि जब हम आर्थिक रूप से सबल होंगे तभी जाकर आप अपने समाज का और अपने देश का भला कर पाएंगे। ये जो आज जो डिवीजन ऑफ कहते हैं ना, 1% लोगों के पास 95% संपत्ति सिमट गई, उसकी वजह यही है क्योंकि वो सारी चीज़ें जहाँ से पैसे का फ्लो हो रहा है, पैसे का डिवीजन ढंग से नहीं हो पा रहा, खास वर्ग के लोगों तक, खास लोगों तक वो लिमिटेड रह गया है। हमने अगर वहाँ पर अपनी हिस्सेदारी शुरू कर दी और हमें मिलने लगा, तो आप ये समझिए जिस समरस भारत की परिकल्पना हम कर रहे हैं और जो सपना बाबा साहब ने देखा था कि इस देश की आबादी का जो बड़ा हिस्सा है वो भी सम्मान से जी पाएगा, वो तभी संभव होगा जब हम इस मिशन में कामयाब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।